हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जो ईवीएस की हमने सीरीज़ चलाई थी ईवीएस पेडागोजी के लिए, उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ये जो मैं विधियाँ बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये जो आज का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं घुमा फिरा कर, और ये टॉपिक्स मैं आपको सीधे एनसीईआरटी से करवा रही हूँ, जो कि मैंने आपको बुक भी दिखाई थी। और आपको पता है, जैसे कि अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत ही अच्छा खासा स्कोर किया है दोनों बार। फर्स्ट बार जब मैंने सीटेट दिया था तो मैंने संस्कृत लैंग्वेज के साथ दिया था, उसमें मेरे 128 मार्क्स थे। इस बार मैंने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें 130 स्कोर किया है, ठीक है। इंग्लिश के साथ मेरी सेकंड लैंग्वेज उसमें इंग्लिश रही थी। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल में इंग्लिश पेडागोजी के सारे नोट्स जो हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं और साथ ही साथ डिटेल भी देख सकते हैं कि आपको कैसे उन्हें परचेज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैंने उसमें मैंने अपने साइंस के नोट्स भी शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। दोस्तों अगर आप उन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर पर। देखिए ये लेक्चर जो है ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये पार्ट 2 यानी कि इसके आगे की और जो विधियाँ थी जो इंपॉर्टेंट थी वो पहले ही कवर करा दी गई हैं। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम चलते हैं भ्रमण विधि पर। सीटेट में इससे क्वेश्चन, ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार का जो ऑनलाइन सीटेट आया था, जो ईवीएस की पेडागोजी थी, उस लोगों के पसीने छूट गए थे, समझ रहे हो बात को। क्योंकि इस बार जो है वो कई सारे ऑप्शन दे रहे थे और लगभग क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे था, ठीक है, तो उसमें क्या है इतने सारे ऑप्शन थे कि उनको पढ़ते ही ऐसा लगता था कि भाई पहला ऑप्शन क्या था। जब चौथे ऑप्शन तक पहुँचते थे तो पहला दिमाग से निकल जाता था, यानी कि पढ़ते हुए ही आपके कम से कम 1 मिनट तो, यानी 1 से 2 मिनट तो आपके लगने हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैंने एनसीईआरटी से निकाले हैं, इन पॉइंट्स को रट लेना है। रटने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि रट्टा लगाने लगो, आप इनको 6-7 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी जब एक बार सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, 6 से 7 वीडियो रहेंगे इसके, ठीक है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है भ्रमण विधि का। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि भ्रमण विधि यानी कि घूमने फिरने की बात हो रही है भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा कि ये किस में यूज़ होता है और किस में यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है इसका भ्रमण विधि का कि हम कक्षा कक्षीय अधिगम को बाहर के वातावरण से जोड़ते हैं, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसको हम उसके बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव इंगेजमेंट, यानी कि बच्चे की एक्टिव इंगेजमेंट रहेगी, बच्चा इसमें सक्रिय रहेगा, करके सीखेगा चीज़ों को, ठीक। घूम रहा है, फिर रहा है, कोई चीज़ से मिली उसको देख रहा है उठाकर क्या है, तो उससे उसे क्या हो रहा है, उससे वो सीख पा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद आता है बच्चे नेचर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट में चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे आपके दिमाग में चीज़ें आसानी से चली जाए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी, मतलब ऐसा लगता है कि भाई आला पढ़ रहे हो, तो वो दिमाग में जाती नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, उनको लिखा है, तो इसको बहुत अच्छे से बड़ी क्रिस्प नोट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना और इससे कम भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट हो गए, अपने चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसमें बच्चों को ध्यान से अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और शिक्षक के साथ बांटना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे हमारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी और हम क्वेश्चन कैसा भी आ जाए ना करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या करेंगे, जैसे हम बच्चों को कहीं पर घुमाने ले गए हैं तो बच्चे क्या करेंगे, पहले चीज़ों को सही से ऑब्ज़र्व करेंगे। क्या करेंगे, सही से ऑब्ज़र्व करेंगे कि है क्या, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। ऑब्ज़र्व करने के बाद बच्चे उन पर टिप्पणियाँ दर्ज करेंगे, यानी कि उनके बारे में कुछ बुलेट्स पॉइंट लिखेंगे या कुछ उनके बारे में लिखेंगे कि हाँ हमने ये देखा, हमने वो देखा, इस तरह से कुछ एक वो टिप्पणियाँ दर्ज करेंगे। और उसके बाद ही उनको क्या करेंगे, टीचर्स के साथ शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे कि हाँ सर देखिए हमने ऐसा देखा, हम ताजमहल घूमने गए मान लीजिए, तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पर इतने सारे डोम बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बीच में नदी है, तो ये नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, मतलब जो बच्चे को समझ में आया उसने लिखा,
ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्न बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों इससे क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, आई कांट इवन टेल यू, इतनी बार पूछा गया है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। इतना ही पढ़ लो भाई, हो जाएगा 100% हो जाएगा। निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे अपने साथ पूरा बैग नहीं लेकर जाएं। बच्चे अपने साथ पूरा बैग लेकर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि उसमें 10-20 किताबें भर के ले जा रहे हैं पूरा, ठीक है, नहीं, पूरा बैग भर के नहीं ले जाएंगे। चिड़ियाघर जाते समय नोटबुक, ड्राइंग कॉपी को साथ लेकर जाएंगे और भोजन साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें लेकर नहीं जानी है और क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है। यानी कि अगर ज़ू जा रहे हैं तो बच्चों से कहेंगे बेटा आप नोटबुक निकाल लो या ड्राइंग ले लो, ठीक है, इसको लेके चलो आप। और खाने पीने की कोई चीज़ें मत लेके नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अगर वो खाने पीने की चीज़ें लेके जाएंगे तो चिड़ियाघर में क्या होगा, वहाँ पे किसी जानवर को देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनको चोट लग जाए, जानवर खा ले, कुछ भी मतलब गलत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को हमें सेफ़ली ले जाना और सेफ़ली लौटा के भी लाना है। तो इसीलिए बच्चे भोजन बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, पूरा झोला नहीं ले जाएंगे अपना, ठीक है। वो सिर्फ क्या ले जाएंगे, ड्राइंग बुक ले जाएंगे, नोटबुक ले जाएंगे, जिसमें वो चीज़ों को लिख सकें। यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि हमें बच्चों को ऑब्जर्व करवाना है। बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, टिप्पणियाँ दर्ज करेंगे और उन्हें टीचर्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, याद भी हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। भ्रमण पर जाने से पहले वहाँ किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में शिक्षक और शिक्षार्थियों की भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कि मुँह उठाया और चलो बच्चों आज हम लोग यहाँ चलेंगे, नहीं, कुछ नहीं बताया बच्चों को, ऐसा भी नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहेंगे बच्चों हम आपको यहाँ ले जा रहे हैं, इस वाले पार्क में ले जा रहे हैं, इस वाले ज़ू में ले जा रहे हैं और हम वहाँ पे ये करेंगे, इसको देखेंगे, इसको आपको ऐसे करना है, ये चीज़ें नहीं ले जानी है, पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी विधि है, भ्रमण विधि, यानी कि इस विधि के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। यही तो विधियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड्स, ओके। तो यूज़ क्या क्या है इसका, देखिए, इससे हम प्रकृति के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं कि हाँ ये प्रकृति में हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। मान लीजिए हम किसी पार्क को दिखाने जा रहे हैं, हम किसी गार्डन को दिखाने जा रहे हैं, कोई बहुत ही फेमस गार्डन है, तो बच्चे नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। किसको, जो क्लासरूम में वो पढ़ रहे हैं उसको हम एग्जैक्टली कनेक्ट कर देते हैं क्लासरूम के एनवायरनमेंट को, किससे कनेक्ट कर देते हैं, उनके बाहर के एनवायरनमेंट से, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक इमारतें। जब हम बच्चों को ऐतिहासिक इमारतों पर की विज़िट पर ले जाते हैं तो बच्चे उसके बारे में भी समझते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। अब जैसे अगर किसी किले पर ले जाओगे, बच्चों को कोई किला दिखाने ले जाओगे, तो ये तो बताओगे कि किस राजा का किला है, और कहीं ना कहीं वो उसके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों आदि के विषय में सार्थक अधिगम कराया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बोटेनिकल गार्डन ले जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी फसलें भी होंगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, ठीक है। या आप किसी ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पर कई सारी क्रॉप्स जो हैं, ठीक है, तो आप उनको दिखाएंगे, देखो ये गेहूं का पेड़ है, सॉरी ये गेहूं के क्या बोलते हैं, गेहूं के खेत हैं, ठीक है, और भी बाजरे का खेत है, या इस तरह से आप कई सारी चीज़ें ना दिखा सकते हैं, तो बच्चों को फसलों का भी ज्ञान होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मेथड देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। देखिए यूपी टेट जब होता है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, सीधा पूछ लेता है आपको, कोई भी टेट एग्ज़ाम है, कि बताइए प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, ठीक है, या भ्रमण विधि के जन्मदाता कौन है, खोज विधि के जन्मदाता कौन है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस बार भी जो आपका पेपर रद्द हो गया था टेट का, उसमें एक्सेल क्वेश्चन भर के आए थे, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे कि ये किसने दिया। तो ये तो हो जाता है यूपी टेट, लेकिन सी टेट में ऐसे नहीं होता है भाई, सी टेट में ऐसे नहीं होता है। वो क्या करता है, अब जब ऑनलाइन हो गया है, कई शिफ्ट में पेपर होता है, तो ये नहीं पूछता, दे देता है वो 4 ऑप्शन। अब वो कहता है कि बताओ इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ आपको पढ़नी होंगी। इसलिए सी टेट टफ माना जाने लगा है, क्योंकि बच्चों के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती और क्वेश्चन नहीं बन पाते। दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में क्या करना है, प्रश्नोत्तर विधि अच्छी मानी जाती है, पहली चीज़ तो ये है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जब शिक्षक कुछ पूछता है तब जो शिक्षार्थी है वो बोलते हैं, यानी जब टीचर कुछ पूछता है तो स्टूडेंट बोलते हैं, यानी कि बच्चों का एक्टिव इंगेजमेंट हो रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है, एक्टिव इंगेजमेंट हो रहा है, बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे पैसिव नहीं हैं, बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है,
क्वेश्चन जब बच्चा पूछता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। मान लीजिए बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो और उसके दिमाग में कुछ चीज़ क्लिक करी कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और बच्चा एक्टिव भी रहेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। समझ रहे हैं ना आप, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि एग्जाम्पल बताइए। जैसे बच्चा जब चिंतन करेगा, चिंतन मतलब जब बच्चा सोचेगा, जितना ज़्यादा सोचेगा उतने ही ज़्यादा उसके दिमाग का विकास होगा, ठीक है। तो कल्पना परक और चिंता परक प्रश्न होने चाहिए। तो ये प्रश्नों के प्रकार भी पूछे जाते हैं। कैसे होने चाहिए कि अगर बच्चा पूछे कि अगर पेट्रोल या तेल ख़त्म हो जाए, मान लीजिए अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं, शिक्षक पूछता है कि बताइए अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए, दुनिया से पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए, तो मान लीजिए अगर जल ही ख़त्म हो जाए तो बच्चा सोचेगा। तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा। वो सोचेगा अच्छा यार अब क्या होगा, बताओ अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो वो उसके दिमाग पे जोर लगेगा, वो सोचेगा, फिर बताएगा, जो भी उसको समझ में आएगा उस हिसाब से बताएगा कि सर हम मतलब मर जाएंगे या हम पानी नहीं पी पाएंगे, जो कुछ भी है हमें पानी को बचाना चाहिए। ऐसे करके वो सोचेगा तो उसके दिमाग का विकास होगा। यानी कि प्रश्नोत्तर विधि बहुत अच्छी विधि होती है बच्चे को सिखाने के लिए। उनमें इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी, इन सब को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन है, अगर वनों का विनाश हो जाए तो क्या होगा, अगर जल की कमी हो जाए तो क्या होगा। अभी जब आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने यूनिक प्रकार के बने थे। समझ रहे हैं ना आपको। तो आपको भी पढ़ाई ऐसे ही करनी है, ठीक है। वो चीज़ पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आता उसमें से 2 पेज में से कहीं 2 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ ले रहे हैं आप 300-400 पेज। वहीं अगर आपको 40 से 50 पेजों में अगर आपको 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। मुझे तो बुराई नहीं लगती भाई। दिस इज़ स्मार्ट स्टडी दोस्तों, दिस इज़ स्मार्ट स्टडी, तो बी स्मार्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में चिंतन कौशलों का विकास होता है। यानी कि अगर विधियाँ दे दी गई और आपसे पूछ दिया गया कि बताइए निम्न में से किस विधि से बच्चे में चिंतन कौशल का विकास होता है। प्रीवियस ईयर किए होंगे तो आपने ऐसे क्वेश्चन भर के देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका एक ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा दिया गया हो, आप ईजिली कर पाएंगे कि भाई प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चे के दिमाग पर जोर पड़ता है, और जब बच्चे के दिमाग पर जोर पड़ता है तो उसका चिंतन कौशल, सीधी सी बात है, चिंता कहाँ से करोगे, दिमाग से। चिंता क्या होती है, सोच होती है, ठीक है। तो समझ पा रहे होगे आप, यही कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। लिखा तो हर जगह है, लेकिन दोस्तों सीटेट क्लियर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे वही नहीं आएंगे जो किताबों में हज़ारों सालों से छपे पड़े हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है। उनसे ये जो प्रीवियस ईयर में आया वो ज़माना चला गया जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रख दिए जाते थे, ठीक है, कि रट लिए भाई हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन इस बार का जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देखोगे तब पता चलेगा कि भाई जब तुम्हारे अंदर कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी तो क्वेश्चन की क्या औकात है, कैसा भी आ जाए तुम अटेम्प्ट सही करके आओगे। समझ रहे हो, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहाँ है, यस, अधिन्यास दत्त या कार्य विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, इसके 2 नाम है, समझ में आ गया होगा। एक अधिन्यास दत्त बोल देते हैं या कार्य विधि बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बना था, मैं आपको बताऊँ इससे क्वेश्चन क्या बना था। इसमें बोला गया था, इसमें 3-4 वही सेम पैटर्न फॉलो किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सा अधिन्यास दत्त कार्य विधि की विशेषता नहीं है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आपको इसकी क्वालिटीज़ पढ़ लेनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको रट डालो, पी डालो, गोट डालो, जो भी करना है करो, लेकिन याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या, इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, भ्रमण विधि तो बिल्कुल ही अलग है, उसमें घुमाने ले जाएंगे, ये करेंगे, वो नहीं करना, ये करना, वो करना, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्नोत्तर विधि में क्या आती है, क्वेश्चन आंसर हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों के दिमाग पे जोर पड़ता है, बच्चों के चिंतन कौशल का विकास, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस आगे बढ़ जाओ। अधिन्यास दत्त या कार्य विधि में क्या है, इसमें कार्य समझ में आ रहा है आपको, टास्क। बच्चों को अगर हमें कोई टास्क देना है या कोई सिलेबस हमें उससे कवर करवाने को देना है, कुछ भी उसे करवाना है, तो हम उसको छोटे छोटे टास्क में
ठीक है, उसका फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है, जिससे बच्चे के लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी करने के लिए। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि हमें उसे ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है जिससे बच्चा उसमें एक्टिव रहे, पैसिव नहीं, यानी कि एंगेज रहे, ठीक है, एंगेज रहेगा, एक्टिव एंगेजमेंट होगी तो बच्चा सीख पाएगा। समझ रहे हैं, क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसी से तो बढ़ता है सब कुछ, ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं, सही बात है बिल्कुल, कि अगर हम बच्चे को अलग अलग काम देंगे और अलग अलग तरीके से बच्चा करेगा तो हम समझ पाएंगे ना कि इस बच्चे ने, अच्छा इस बच्चे ने ऐसे किया है, इस बच्चे ने सही नहीं किया, थोड़ा ही सही किया है, तो हम उनका पर्सनली देख पाएंगे कि हाँ ये बच्चा थोड़ा ठीक है, इसे थोड़ी सी और सहायता की ज़रूरत है। तो आप इसमें पर्सनली बच्चे पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। निश्चित समय में एक कार्य पूरा करने के लिए ये दिया जा सकता है, ठीक बात है, कि हम कोई एक टाइमलाइन दे सकते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा इस टाइम में इतना काम कर लेगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पर हम उसे टास्क दे सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट बनाने को हमने से कोई दे दिया, हमने कहा बताओ बच्चों आप ऐसा करना कि जो भोजन है, कई जगह के अलग अलग भोजन, जैसे असम में अलग भोजन होता है, जम्मू कश्मीर में अलग भोजन होता है। जब आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप भोजन और आवास वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बारे में दिया गया है। ये पेडागोजिकल चीज़ें चल रही हैं, जो 15 नंबर की पेडागोजी आपकी ईवीएस में आती है। मोस्टली आप क्या देखते हैं कि सब वही पढ़ा रहे हैं, भोजन, आवास, जल, वायु, ठीक है। अरे भाई वो तो सभी पढ़ा रहे हैं, पेडागोजी का क्या करोगे, कह देते हैं भाई अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता, सब यहीं से आता है, ठीक है, पढ़ लो यहाँ से। विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पर, दूसरा आवासों पर, कई तरह के मकान होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ में बन जाता है इग्लू, ठीक है ना। बर्फ़ में क्या होता है, बर्फ़ में होता है इग्लू, बर्फ़ के घर आपने देखे होंगे, बुक्स वगैरह में बने रहते हैं इग्लू, ठीक है। और आपने जम्मू कश्मीर में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या चलती हैं, हाउस बोट्स चलती हैं, ठीक है, पानी में क्या होती हैं, हाउस बोट्स चलती हैं बड़ी बड़ी। और कहाँ के बताओगे, और असम के, चलो असम के बताओ। असम में जो आवास होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर बांस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, 10 से 13 फीट के, कि वहाँ पर बाढ़ आती है। और मैदानी क्षेत्रों में कैसे रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में तो जैसे हम लोग रहते हैं भाई, अपना बढ़िया से बेसमेंट बना के एकदम से अच्छे से बनाया जाता है, तो यहाँ तो नॉर्मली बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, टास्क है, ठीक है। तो इससे बच्चा जिस जिस तरह की अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा या प्रोजेक्ट तैयार करेगा, तो हम आकलन कर पाएंगे, असेसमेंट कर पाएंगे कि बच्चा, ठीक है, कितने पानी में, बच्चे को कितना आता है, कितना सीखा उसने, और हमें उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। ऐसे ही प्रदूषण पर बना सकते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, किस प्रदूषण से कितने नुकसान होते हैं, तो ये इसी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। यही कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, ठीक है। ऐसे समझिए, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि चीज़ें तो उतनी ही सिलेक्टेड हैं, बस क्वेश्चंस को वो क्या करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अन्वेषण विधि या खोज विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए डिस्कवरी मेथड में क्या है, डिस्कवरी मेथड किसने दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, किसने दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, ठीक है। ये किस पर आधारित होता है, स्वयं करके सीखने पर आधारित है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव इंगेजमेंट रहेगी बच्चे की, ठीक है, चीज़ों को खोजेगा, देखेगा और फिर उनसे सीख पाएगा। देखिए दोस्तों, खोज से आपके अंदर क्या आता है, किसी भी चीज़ की डिस्कवरी हुई तो किसने की होगी, किसी साइंटिस्ट ने की होगी। तो सीधे से आप इससे लगा सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है, यानी कि बच्चे को हमें साइंटिफिक थिंकिंग की ओर ले जाना है। बच्चे के अंदर क्या हो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो, वो भी नई चीज़ों को सीखने के लिए उनको खोजे और उनसे सीखे। बच्चा स्वयं सूचना की खोज के लिए अनेक एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, खुद डिस्कवरी करता है और बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। जैसे कि क्या डूबा क्या तैरा, बच्चे से पूछेंगे क्या डूबा क्या तैरा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है कि एल्यूमिनियम की फॉइल ली और उसे क्या किया, पानी में डुबा दिया। जैसे ही पानी में डाला तो वो क्या हुआ, ऊपर आकर तैरने लगी। तो बताइए इससे बच्चे की किस प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें लिखी थी, रचनात्मकता का विकास होता है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, या कौशलों का विकास होता है। तो आप उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको, अच्छा देखते हैं, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये जो चैप्टर था बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था,
आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। जब ये सीरीज़ जो है वो 6 से 7 लगभग 6 से 7 वीडियोज़ रहेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और जो प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।